यहाँ पर चार्ज Q इक्वल टू एन ई। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस फार्मूले को हमने कल बताया था क्वांटाइजेशन में। अब लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन का मतलब हुआ कि चार्ज को ना तो हम जनरेट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। चार्ज को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको बताने के लिए एक पार्टिकल हमने ये लिया। इस पार्टिकल में +3e चार्ज है। यहां पर उसी पार्टिकल में +5e का चार्ज है, यहां पर उसी पार्टिकल में -2e का चार्ज है। तो इस पार्टिकल का नेट चार्ज यदि हम देखें तो आता है 3e -2e और +5e। इनको ऐड करते हैं तो कुल मिला के आता है प्लस का 6e। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस का 1e बचेगा और 5 6e। अब इस चार्ज को इंक्रीज करके, ये +3 का चार्ज है, इसको इंक्रीज करके हम प्लस का 6e कर दें। जहां पर -2e का चार्ज था वहां पर +2e चार्ज कर दें तो यहां पर चार्ज कितना हो जाएगा, ये पता करने के लिए हम प्लस का 6e लेंगे, प्लस का 2e ले लेंगे। जहां का चार्ज पता करना है उसकी जगह पर हम एक्सपोर्ट कर देंगे। जितना पहले चार्ज था उतना ही बाद में चार्ज रहेगा। तो पहले चार्ज कितना था 6e, इसका और इसका, इन तीनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, +6e के बराबर हो जाएगा। तो 6 और 2 कितना हो गया 8 प्लस x। अब x की वैल्यू ये फाइंड करेंगे तो प्लस का 8 इधर है, 6 - 8 तो -2e चार्ज यहाँ पर रहेगा। यदि हम 2e चार्ज यहाँ पुट कर देते हैं तो देखेंगे जितना माइनस का 2e चार्ज यहाँ पुट कर देते हैं तो इसका टोटल चार्ज कितना है, प्लस का 2e प्लस का 6e और इसका चार्ज कितना रहेगा, प्लस का 6e। ये लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका एक सब्सटेंस है, यहाँ पर चार्ज प्लस का 3e है, ये चार्ज प्लस का 6e है। अब दूसरे कोई सब्सटेंस ले लेते हैं, इसमें इसी सब्सटेंस से यहाँ प्लस का 1e चार्ज है, यहाँ पर माइनस का 1e चार्ज है, अब यहाँ पर प्लस का 3e चार्ज है। अब यहाँ पता करना चाहते हैं कि यहाँ पर कितना चार्ज होगा। तो देखिए इसका नेट चार्ज कितना हो गया, प्लस का 9e। 9e इसका नेट चार्ज है। अब इसका देखें तो 1 प्लस का 1e और ये माइनस का 1e कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, प्लस का 3e। तो यहाँ पर प्लस का 3e चार्ज हो गया और प्लस क्या, ये x कर देंगे। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो 9e - 3e = x। तो x की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी प्लस का 6e। अब यहाँ पर जो चार्ज जनरेट होगा वो कितना चार्ज जनरेट होगा, प्लस का 6e। तो हम ये देख रहे हैं कि किसी पार्टिकल में यदि पहले स्टार्टिंग का चार्ज 9e है तो लास्ट का चार्ज भी 9e ही रहेगा। देखिए अब ये +1e -1e कैंसिल हो जाएगा। अब ये 3e और इस x की जगह पर 6e रख दीजिए तो 3e और 6e 9e और 6e और 3 9e। तो नेट चार्ज वही रहता है, चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं आता है। स्टार्टिंग में जितना आवेश है उतना ही आवेश बाद में भी रहेगा। यह आपका लॉ चार्ज कंजर्वेशन हो गया। आप लोगों को कूलॉम्स लॉ, इससे पहले आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित एक कूलॉम का नियम है। जिस प्रकार से न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ वर्क करता था वैसे ही वर्क करेगा कूलॉम्स लॉ। न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ में ये बताया गया था, एक ये पार्टिकल है और दूसरा पार्टिकल ये है। इस पार्टिकल का मास m1 है, इस पार्टिकल का मास m2 है। दोनों पार्टिकलों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है। ये डिस्टेंस कहां से लिया जाता है, इनके सेंटर ऑफ मास से।
ये डिस्टेंस कहां से लिया जाता है? सेंटर ऑफ मास से। पहले पार्टिकल का मास m1 है, दूसरे पार्टिकल का मास m2 है और इनके बीच का डिस्टेंस r है। ये न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ में बताया गया था और ये बता दिया गया था कि इनके बीच जो फोर्स लगता है ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके मास के प्रोडक्ट के। ये बताया गया था कि जो फोर्स लगता है ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके मास के प्रोडक्ट के। और ये फोर्स क्या होता है? इनवर्सली स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच के डिस्टेंस के। उसी प्रकार से कूलॉम्स लॉ भी आपका चलता है। ये एक चार्ज पार्टिकल है और ये दूसरा चार्ज पार्टिकल है। दोनों चार्ज पार्टिकलों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है। अब ये इस चार्ज पार्टिकल का जो चार्ज है सपोज करिए q1 है, इस चार्ज पार्टिकल का चार्ज क्या है? q2 है। ये बेटा ये दो के दोनों प्लस में हैं तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इनमें जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन का फोर्स लगेगा। यदि दो के दोनों निगेटिव में हैं, ये निगेटिव है और ये निगेटिव है, ये लाइट चार्ज पार्टिकल हैं, ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। लाइट चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रिपल करते हैं। लेकिन ये अनलाइट चार्ज पार्टिकल है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे। इसका उल्टा करके देख लें, ये माइनस है और ये प्लस है तो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। हम ये बताना चाह रहे हैं कि लाइट चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रिपल करते हैं और अनलाइट चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो फर्स्ट चार्ज पार्टिकल का चार्ज कितना है? q1 है। सेकेंड का चार्ज कितना है? q2 है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r है। तो यहां पर क्या बताया गया है कूलॉम्स लॉ में कि इन दोनों चार्ज पार्टिकलों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्सन का भी हो सकता है। एक दूसरे को पास भी आ सकते हैं और एक दूसरे से दूर भी जा सकते हैं। यदि ये अपोजिट चार्ज हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, सेम चार्ज हैं तो रिपल करेंगे। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, लगने वाला फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके चार्ज के प्रोडक्ट के। लगने वाला जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के प्रोडक्ट के, जैसे कि न्यूटन ने बताया था। अब यहां पर मास था और यहां पर चार्ज है। यहां पर मास में केवल अट्रैक्शन फोर्स लगता था, यहां चार्ज में अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों प्रकार का फोर्स इन्वॉल्व हो सकता है। ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। सेकेंड क्या बताया कि लगने वाला जो फोर्स है इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इन दोनों इक्वेशन को यदि हम कंबाइन कर दें, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को यदि हम कंबाइन कर देते हैं तो बेटा ये f कितनी बार है? 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स आ जाएगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन कितनी बार लगा है? 2 बार, एक बार लगा देंगे। ये q1 q2 कहां पर है? ऊपर, और ये r स्क्वायर कहां जाएगी? नीचे। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को यदि हम रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं। वो कांस्टेंट क्या है? स्मॉल k, q1 q2 बाई r स्क्वायर। ये आपका फार्मूला आ जाता है। ये जो फोर्स है ये फोर्स अट्रैक्शन का होगा या रिपल्सन का होगा, ये डिपेंड करेगा इन चार्ज पार्टिकल पर। ये डिपेंड करेगा किस पर? चार्ज पार्टिकल पर। कि आपका एक कांस्टेंट है, इस k की जो वैल्यू होगी वो आती है स्मॉल k की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। इस k की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। अब इस k को थोड़ा सा हम इस फॉर्म में भी लिख देते हैं। ये k इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
ये जो स्मॉल के है, इस स्मॉल के की लोकेशन पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं, और इसको ये भी वैल्यू किसके बराबर होती है, 9 × 10⁹ के न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये एक नया वर्ड है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। अब इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता करनी है, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट पता करनी है, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला पता करना, ये तीन चीजें और पता करनी है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैसे पता करेंगे? यदि इसकी वैल्यू पता करनी है तो हमें मालूम है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁹ होता है। अब इसको बेटा हम इधर ट्रांसफर कर दें, इसको इधर ले आए, 4 पाई × 9 × 10⁹ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। अब 4 पाई की वैल्यू होती है 3.14 रख दें, और 9 × 10⁹ इक्वल टू एप्सिलॉन आ जाएगा। तो एप्सिलॉन को सॉल्व करते हैं तो ये आता है 8.85 × 10⁻⁻12, ये एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाती है। अभी हम आपको यूनिट निकालना बताएंगे, और इसका डायमेंशनल फार्मूला, और इसको कहते क्या है एप्सिलॉन को।